मुनसिफ टीवी के खास प्रोग्राम मुल्क मिल्लत और मसाइल में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं खुर्शीद रब्बानी। बिहार विधानसभा चुनाव के बीच मुल्क में इन दिनों एक नई बहस छिड़ गई है और सवाल ये उठाया जा रहा है कि क्या अब वक्त आ गया है कि मुसलमानों को भी मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री की कुर्सी दी जाए। क्या ये सियासी हिस्सेदारी का सवाल है, यानी जो सवाल उठाया जा रहा है इस पर सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या ये वाकई सियासी हिस्सेदारी मांगने का एक सवाल है या फिर इसमें कोई सियासी साजिश है। इस पर बात हो रही है। असल में कई सूबों में मुस्लिम आबादी 20% से भी ज़्यादा है। कई सारे सूबे तो ऐसे हैं जहां पर 30% से ज़्यादा मुस्लिम आबादी है, ख़ासतौर से असम और वेस्ट बंगाल। उत्तर प्रदेश में भी 20% से ज़्यादा आबादी है। बिहार में भी तकरीबन इतनी ही आबादी है, 17 से 18% के करीब। तो इस तरह के सवाल लगातार उठते रहे हैं कि क्यों मुस्लिम जो है वो चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकता इन सूबों में, या फिर डिप्टी सीएम क्यों नहीं बन सकता। इस पर जो है वो लगातार सवाल उठ रहा है। और सवाल ये भी है कि जो सत्ता के अहम ओहदे हैं, इतनी आबादी होने के बावजूद भी उन ओहदों पर मुस्लिम तबके की नुमाइंदगी क्यों नहीं होती या फिर क्यों उन्हें हिस्सेदारी नहीं मिलती। तो क्या अब भारत को समान भागीदारी वाला शासन मॉडल जो है वो अपना लेना चाहिए, ये भी सवाल उठ रहे हैं। तो आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि मुसलमानों का वोट लेने की बात तो होती है मगर उन्हें सियासत में उनकी आबादी के मुताबिक हिस्सेदारी क्यों नहीं दी जाती। इस मसले पर बात करेंगे। और ये जो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का जो अचानक से एक बड़ा मुद्दा आ गया है और लगातार इस पर बहस हो रही है, यहाँ तक कि बीजेपी भी इस बात को कह रही है कि आरजेडी ने उप मुख्यमंत्री का जो वादा है मुस्लिम तबके से बिहार असेंबली इंतखाबात की बात अगर हम करें क्यों नहीं किया। यानी बीजेपी की तरफ से भी ये सवाल उठाए जा रहे हैं। ये बात अलग है कि बीजेपी की तरफ से जो पहली लिस्ट जारी हुई उसमें किसी मुस्लिम उम्मीदवार का नाम नहीं है। तो बहरहाल बहुत सारी बातें हो रही है, बहुत सारी सियासत हो रही है। इस मसले की गहराई तक हम जाएंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि अब तक मुल्क के किन किन सूबों में, किन किन रियासतों में मुस्लिम मुख्यमंत्री रहे हैं या डिप्टी सीएम रहे हैं। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीजेपी से मोहित पांडे साहब हमारे साथ हैं, कांग्रेस से नदीम अंसारी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट जियाउल हसन हमीद साहब हमारे साथ हैं और जाने माने सहाफ़ी सुहेल काज़मी साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं तमाम मेहमानों का इस्तकबाल करता हूँ। और सुहेल काज़मी साहब, पहला सवाल आप ही से, किस तरीके से आप देख रहे हैं जैसे असेंबली इंतखाबात हो रहे हैं बिहार में, उस दौरान ये सवाल उठना कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री मुस्लिम तबके से क्यों नहीं हो सकता। ख़ास तौर से उस वक्त ये सवाल उठा जब अशोक गहलोत ने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में उप मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान किया और वो मुस्लिम नहीं थे। तो सवाल उठा कि 17-18% की जो आबादी है बिहार में, वहां से उप मुख्यमंत्री का नाम उस आबादी से क्यों नहीं, यानी मुस्लिम तबके से क्यों नहीं। देखिए, मौका तो इलेक्शंस का ही होता है सर, जब पूरा फोकस जो होता है किसी भी इशू का जो है पूरे भारत में सर्कुलेट करने का जो तरीकाकार होता है या मौका मिलता है। तो मैं समझता हूँ अच्छी बात है, अच्छा एक इनिशिएटिव है। क्योंकि जब आपको हिंदुस्तान में 28 करोड़ 27 करोड़ मुसलमान होने के बावजूद नेग्लेक्ट किया जाता है, हिंदू मुसलमान की राजनीति पे रोटियां सेकी जाती हैं, तो मुसलमानों को अपना हक है अपने वजूद को एस्टेब्लिश करने का और इस गंगा जमुनी तहजीब को आगे, रवायत को आगे लेने का। तो मैं समझता हूँ जो बड़ी पार्टीज हैं जो आज रूल करती हैं हिंदुस्तान में या जो रूल करना चाहती है आने वाले वक्त में, वो उनको एक सवालिया निशान पे खड़ा किया है कि ऐसा भी होना चाहिए या इस तरह की शुरुआत हिंदुस्तान में कीजिए। और इससे पहले भी हिंदुस्तान को बनाने में, हिंदुस्तान के विभाजन में, हिंदुस्तान के निर्माण में मुसलमान कम्युनिटी के कुछ स्टालवर्ड्स का बहुत बड़ा अहम रोल रहा है। तो क्यों ना डिप्टी सीएम या सीएम किसी माइनॉरिटी कम्युनिटी से भी आ सकता है। तो मैं समझता हूँ ये एक बहुत प्यारा इशू है जिसको रेज किया गया है और मुझे लगता है ये रेज करने के बाद इस पे इम्प्लीमेंटेशन जो है उसके लिए जोर लगाना चाहिए। तभी सारी जो माइनॉरिटीज की जो हमारी कम्युनिटीज हैं उनको कहीं ना कहीं उनकी आवाज जो है बुलंद होगी और उस आवाज से बाकी रियासतों में भी जो है उसका जो एक मॉडल जो है उसको डिस्प्ले करने का मौका मिलेगा। बिल्कुल ठीक है। जियाउल हसन हमीद साहब, आपको किस तरीके से लगता है, क्या आप देखते हैं इस सवाल के अंदर कितनी ईमानदारी है उन पार्टियों की जो पार्टियां टिकट भी नहीं देती, और ये इस मौके पर ये सवाल जो है वो कितना अहम आपको लगता है या इसमें कुछ शरारत नजर आती है आपको? नहीं, देखिए, इसमें प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से कहा कि सबका विकास, सबका विश्वास, तो इससे तो साफ हो जाना चाहिए कि भाई मुसलमानों की भागीदारी अगर बिहार के तौर पर आए, सियासी तौर पर, तो 18% बिहार में मुसलमान 18% है। तो इसकी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। लेकिन आपको याद होगा कि रामविलास पासवान ने इससे पहले 2005 में होने का 2005 में तो उन्होंने ऐलान कर दिया था कि भाई हमारी पार्टी अगर सरकार में आएगी तो हम मुस्लिम वज़ीर आला बनाएंगे। उसके बाद से इस पर खामोशी हो गई।
सही। किसी ने इस पर मुद्दा कोई नहीं उठाया। 18% मुसलमान जो बदहाली का शिकार है, हाँ। आज उनको मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश होनी चाहिए, वो नहीं हो रहा है। बल्कि ये कहा जा रहा है कि भाई अब तो बीजेपी इस बात को लेकर आ रही है कि वजीर आला, नायब वजीर आला बनाना चाहिए मुसलमानों को। लेकिन इसमें सबसे अहम पॉइंट है कि बीजेपी ना किसी कैंडिडेट को बिहार में टिकट देती है, न इनका कोई सांसद है। इसके बावजूद बीजेपी इस गेम को लाना चाहती है ताकि मुसलमानों का जो वोट है वो बंटवारा हो जाए और मुसलमान कैंडिडेट जीत कर ज्यादा असेंबली में न पहुंच जाए। क्योंकि अगर ज्यादा मुसलमान असेंबली में पहुंचेंगे तो आवाज उठाएंगे मुसलमानों की। हाँ। इसको लेकर के बीजेपी इस गेम को अपने पाले में खींचना चाहती है। लेकिन मुसलमान भी बेदार हो चुके हैं। आप सीमांचल की तरफ चलेंगे जहाँ ओवैसी साहब लड़ रहे हैं, लगभग 25 सीटों पर उनका जो जिस तरीके से वो कैंपेनिंग हो रहा है और जिस तरीके से मुसलमानों में उनका रुझान बढ़ रहा है, इससे तो साफ जाहिर हो गया है कि ये जो प्रोपेगेंडा बीजेपी कर रही है इसका मुसलमान कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। और जहां तक आरजेडी ने ये मामला उठाया कि हम डिप्टी सीएम बाद में देंगे, इसका आरजेडी को खमियाजा उन सीटों पर भुगतना पड़ेगा जहां मुसलमान भी है और यादव भी है और क्या कहते हैं कुर्मी और कोयरी है। उन सीटों पर इनको आरजेडी को नुकसान होगा, क्योंकि मुसलमान के अंदर ये बात चली गई है कि हम 18% होने के बावजूद हमें जो है हिस्सेदारी नहीं मिल रही है, हमको डिप्टी सीएम बनाना चाहिए, न कि 2-2.5। ठीक है, बिल्कुल ठीक है आपकी बात बिल्कुल ठीक है हामिद साहब। लेकिन ये भी सच है कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो ऐलान नहीं हुआ। अशोक गहलोत साहब ने जो है वो सिर्फ साहनी साहब का नाम लिया कि ये उप मुख्यमंत्री होंगे महागठबंधन की तरफ से। लेकिन ये भी सच है कि फिर उसके बाद जो एक सभा हुई, सियासी सभा, उसमें तेजस्वी यादव ने ये क्लियर किया कि हम दूसरे धर्म के लोगों को भी इसमें जगह देंगे, दूसरी बिरादरी के लोगों को भी मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो ये बात उन्होंने बहुत क्लियर कह दी, इसमें भी कहीं कोई शक नहीं है। तो मेरा ख्याल कि उसको भी कंसीडर करना चाहिए। तो एकदम से ये कह देना कि बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है या कुछ होने वाला है, तो ये भी शायद मुनासिब नहीं होगा। और मोहित पांडे जी, आपको क्या लगता है, इस मसले को आप कैसे देखते हैं? और ख़ास तौर से बीजेपी की तरफ से ये आवाज़ सबसे पहले उठी कि भाई महागठबंधन ने सारे ऐलान कर दिए, सीएम फेस कौन होगा ये बता दिया, डिप्टी सीएम कौन होगा ये बता दिया, मगर डिप्टी सीएम में उस आबादी का जिक्र नहीं किया जो तादाद है वो 18% है। तो ये बीजेपी ने एक तरीके से इस मुद्दे को हवा दी। क्या कहेंगे, क्या वाकई इतनी फिक्रमंदी है या फिर जो है वो एक तरीके से मतलब सियासी फायदा उठाने की भी एक चाल हो सकती है? देखिए, चुनावी बयार चल रही है जी, तो ऐसे में राजनीतिक बयानबाजी भी खूब चल रही है और आरोप प्रत्यारोप भी लग रहे हैं। लेकिन मैं भाजपा की तरफ से तो देखिए एक ही बात कहना चाहूंगा कि हमारी जो राजनीति है ये कोई पद बांटने की राजनीति नहीं है, ये भागीदारी और विकास की राजनीति है। हमारे लिए हर नागरिक पहले भारतीय है, हाँ, उसके बाद वो किसी जाति का या संप्रदाय का या जो है वो उसकी अपनी व्यक्तिगत मान्यता है, उसकी अपनी व्यक्तिगत आस्था है, वो किसी भी ईश्वर की आराधना वो कर सकता है। और इसीलिए हम कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास से काम होना चाहिए, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड, रिलीजन, जेंडर। इन सब का कोई मतलब नहीं होना चाहिए जब देश के प्रदेश के विकास की बात आती है। हाँ। अब किसी भी रिलीजन का को मानने वाला चीफ मिनिस्टर हो, लेकिन जब वो चीफ मिनिस्टर होता है तो उस पूरे राज्य की आबादी का वो मुख्यमंत्री होता है और उसको उसके हिसाब से काम करना चाहिए। मैटर करती है उसकी नीयत, मैटर करता है उसका काम, वो किस ईश्वर की आराधना करता है, किसकी पूजा करता है। ये उसके मुख्यमंत्री होने में कोई किसी प्रकार का भेदभाव करने वाली स्थिति नहीं होनी चाहिए। अब अभी मेरे से पूर्व एक सज्जन बोल रहे थे तो उन्होंने कहा कि मुख्य धारा में लाना, तो इसका मतलब क्या वो कह रहे हैं कि मुस्लिम समाज इस राष्ट्र की या बिहार की मुख्य धारा में नहीं है? देखिए, बात ठीक है मोहित पांडे जी, मगर इस बात को तो खुद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी पिछले दिनों कहा था जब वो हरियाणा की मतलब जो एक सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा था कि वक्फ का उन्होंने हवाला दिया था, वक्फ प्रॉपर्टीज़ का, और कहा था कि अगर वक्फ प्रॉपर्टीज़ का सही इस्तेमाल होता तो मुस्लिम नौजवान, इस तबके के नौजवान तबका पंचर नहीं लगा रहा होता। इसका मतलब प्राइम मिनिस्टर भी मानते हैं कि जो नौजवान तबका है सारे के सारे ही वो पंचर लगा रहे हैं। अभी जो बात हो रही थी कि मुसलमान
कि मैं गरीबों की संख्या के ऊपर, जी हमारे यहाँ तो ऐसे मुसलमान भी हैं भाई जो तमाम इतने शीर्ष पदों पर हैं, अपने अपने हवाई जहाज लिए चल रहे हैं, जिनके मेडिकल कॉलेजेस भी हैं, जिनके डिग्री कॉलेजेस भी चल रहे हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस भी चल रहे हैं, और नेतागिरी भी कर रहे हैं। ठीक है ना? हाँ, अब ठीक आप है। हाँ, सब समझ सकते हैं, स्पष्ट हो जाएगा, नाम मैं लेना नहीं चाह रहा यहाँ पर। तो लेकिन उनका जो कहना था वो अब आप बिल्कुल फोकस क्लियर हो गया। जी भारतीय जनता पार्टी तो वोटर को वोटर के रूप में देखती है, भारत के नागरिक के रूप में देख रही है, लेकिन ये जो अन्य राजनीतिक दल हैं जो अपने को बोलते हैं, चाहे कांग्रेस हो, राजद हो, ये लोग अपने को बोलते हैं मुसलमानों का रहनुमा। तो अगर आज मुस्लिम समाज में अशिक्षित हैं लोग, हाँ, बड़ी संख्या में, या मान लीजिए कि वो कोई पंचर लगाने जैसा काम कर रहे हैं, तो फिर आप कर क्या रहे हैं? लालू प्रसाद यादव 30 साल तक शासन में रहे बिहार में, और उसके बाद भी अगर मुसलमानों की ये स्थिति है तो जिम्मेदार कौन है? हम ये नहीं कहते हैं कि हम मुसलमानों के रहनुमा हैं या हम मुसलमानों के लिए केवल कुछ करेंगे, हम तो सबके लिए करेंगे। ठीक है। लालू प्रसाद यादव ने तो शहाबुद्दीन जी जैसे लोग पैदा किए थे, शहाबुद्दीन थे ना, वो क्या माफिया ज्यादा क्या था? तो अब आप बताइए कि उनसे क्या मुसलमानों का विकास होगा? ठीक। तो अगर आपको विकास करना है, और हाँ एक लाइन और मैं जो कह दूं, हाँ, कि हम ये बिल्कुल नहीं मानते हैं, और मुझे ये बिल्कुल नहीं लगता है व्यक्तिगत भी कि एक जाति का विकास उस जाति का ही कोई व्यक्ति कर सकता है, या एक संप्रदाय का विकास उस संप्रदाय का ही कोई व्यक्ति कर सकता है। ये कोई पैमाना नहीं है। लेकिन अगर आप मुसलमानों को अपना वोट बैंक बना के राजनीति करते हैं, हाँ, तो फिर आपको मुसलमानों को भागीदारी अपनी पार्टी के अध्यक्ष के रूप में या मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के रूप में देनी चाहिए। हाँ, वहां क्यों नजर? बिल्कुल ठीक है। आपने बहुत क्लियरिटी के साथ इस बात को कह दिया कि भाई जो ठेकेदारी करते हैं ये उनकी जिम्मेदारी है, फिर कि वो उस तबके को जिसकी ठेकेदारी करने का वो दावा कर रहे हैं उसको ज़्यादा हिस्सेदारी दें और मुनासिब हिस्सेदारी दें। बिल्कुल ठीक है, बहुत क्लियरिटी है आपकी इस बात में। नदीम अंसारी साहब, कैसे आप इस चीज़ को देखते हैं और क्या स्ट्रेटजी थी अशोक गहलोत साहब की? चूंकि उनकी जिम्मेदारी थी, उससे पहले ये हो रहा था कि भाई मतलब कहीं कुछ महागठबंधन के बीच कहीं कुछ दरार तो नहीं है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, मगर उसके बाद अशोक गहलोत की तस्वीर आई लालू प्रसाद यादव के साथ और तेजस्वी यादव के साथ, और दूसरे लोग भी उसमें शामिल थे, और फिर अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और बहुत क्लियरिटी के साथ अशोक गहलोत ने कहा कि महागठबंधन का जो सीएम फेस हैं वो तेजस्वी यादव हैं और जो डिप्टी सीएम होंगे हमारी तरफ से वो साहनी साहब होंगे। तो फिर वहाँ से फिर सवाल उठे, तमाम बातें हुई, तमाम सियासत हुई, और एक तबके के लोगों ने, उनको भी बहुत सारे जज्बाती लोग हैं, उन्होंने भी सवाल उठाया कि भाई हमारी 18% की आबादी है इस सूबे के अंदर और वहाँ पर भी हमारा नाम नहीं लिया जा रहा है। तो किस तरीके से इस पूरे मामले को आप देखते हैं? ये गुस्सा तो लाजमी था इन लोगों का। देखिए, मैं आपके सवालात का 2 हिस्सों में जवाब दूं। जी। पहला, आपने कहा इंडिया गठबंधन। जी। आज से लगभग जब से ये चुनाव प्रक्रिया शुरू हुई है, हाँ, तो सारे दल के लोग इंडिया गठबंधन की तरफ बहुत सारे सवाल आए। जी। आज जब हम आप बैठे हैं, इंडिया गठबंधन का कौन कौन उम्मीदवार कहां और कैसे लड़ रहा है आपके सामने है। हमारा सीएम फेस कौन है आपके सामने है। हमारा मैनिफेस्टो क्या होगा हमारा सामने है। हम लोगों ने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस एक बार नहीं 2 बार किया। एक बार सीएम फेस का अनाउंस किया और कल हम लोगों ने अपना चुनावी एजेंडा, जो इसको कहते हैं घोषणा पत्र, उसको हमने सरेआम कर दिया। तो इसलिए अब बताइए कि एनडीए का ना कोई अभी तक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है, ना उनके पास कोई सीएम फेस का एक चेहरा अनाउंस हुआ है। अलग अलग लोग हैं, उन्हीं के पार्टी के अलग अलग बातें कर रहे हैं, उसके तरफ अभी हम नहीं जाते हैं। तो वहां सारा कंफ्यूजन है और हमारे यहाँ सारी चीज क्लियर है। तो इसमें इंडिया गठबंधन की तरफ ये सवाल उठाना गैर लाजमी है और एक तरीके से ज्यादती है। दूसरी तरफ हम बात करें कि आपने जिस मुद्दे को लेकर के आज ये बात आई है कि बिहार में मुस्लिम डिप्टी सीएम या सीएम की बात क्यों, अभी मुझे यानी कांग्रेस पार्टी को कहा गया कि हम मुसलमानों के ठेकेदार हैं। ठेकेदार नहीं है, लेकिन हम उनके रहनुमा हैं। हाँ। वो कौम हमारे ऊपर यकीन करती है और हम उस यकीन पे खरे उतरते रहे हैं और आगे भी उतरेंगे। मैं कुछ स्टेट का आपको एग्जांपल देने शुरू करूंगा। राजस्थान, असम, बिहार, जम्मू कश्मीर,
ये सब ऐसी जगह हैं हाँ। जहां हमने पहले भी मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाया है। 6 राज्यों बिहार में 6 राज्यों में मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाए हैं। ये भी सच है कि चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे बिहार हो, या आसाम हो, या राजस्थान हो, वहां पर ये मतलब कदम उठाने की, बड़ा कदम उठाने की हिम्मत कांग्रेस ने की थी, ये सच है। जहां तक जम्मू कश्मीर की बात है तो वहां पर चूंकि आबादी का एक तनासुब है, आबादी ज्यादा है, तो वहां पर वो होता है। इसीलिए मैं वहां का नाम ही नहीं लिया, हाँ, इसीलिए मैंने भी नाम नहीं लिया। बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो इस देश के कौन सा ऐसा ओहदा है जहां पर कांग्रेस पार्टी ने किसी मुसलमान को कायद नहीं किया? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, हर जगह। और बिहार में ही अब्दुल कयूम अंसारी साहब एक ऐसे शख्सियत रहे जो लगभग 17 साल तक बिहार के काबीना के मंत्री रहे। तो हम लोगों ने मुसलमानों को जो दिया उसके ऊपर हमें कोई ये एहसान नहीं किया कि कांग्रेस पार्टी या किसी ने दिया, ये उनका हक था, उनको मिलना था ना। ठीक है। अब बात आज के सिनेरियो में अगर हम बात करते हैं तो आप यहाँ से बात को उठाए कि गहलोत साहब ने जब वीआईपी पार्टी के मुकेश सहनी जी का नाम एज ए डिप्टी सीएम अनाउंस किया, उसका अगला सेंटेंस उसके साथ जुड़ा हुआ था कि हम और भी सामाजिक आर्थिक सामाजिक न्याय के हिसाब से और भी लोगों को डिप्टी सीएम बनाएंगे। और मैं आपको यहाँ बड़े दावे के साथ कहता हूँ कि आने वाले 14 तारीख के बाद जब बिहार की जनता हमें पूर्ण बहुमत दे देगी और हम यहाँ सरकार बनाने जा रहे हैं, तो उसके बाद 14 के बाद जब बिहार में गवर्नमेंट फॉर्म हम कर लेंगे, हम आपके डिबेट में आएंगे और हम एक नाम बताएंगे कि हमने भी एक मुस्लिम चेहरा को डिप्टी सीएम दिया। ठीक है। अब बात आती है कि बीजेपी के लोग जो बात करते हैं, उनके कई एक नेता, मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, जो खुलेआम कहते हैं कि हमको मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि बार बार कोई भी बात होती है तो पाकिस्तान चले जाओ। प्रधानमंत्री कहते हैं हम कपड़े से पहचान लेते हैं। पंचर की बात हो गई, उसकी बात मैं नहीं करूंगा। तो इस तरीके से ये लोग जिस तरीके से विभाजन करते हैं, डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी है, आप बताइए कि बीजेपी जो कह रही है वहां पे आज पूरे हिंदुस्तान में कितने उनके एमपी मुस्लिम हैं? छोड़ दीजिए कितने हैं, कितने को उन्होंने टिकट दिया था पिछले लोकसभा में, कितने उनके मुस्लिम एमएलए हैं। मगर देखिए वो अजय आलोक जो पहले जेडीयू में थे, जो अब बीजेपी में है, वो तो बहुत क्लियरिटी के साथ कह चुके हैं इस बात को, बहुत क्लियरिटी के साथ कह चुके हैं। मैं नाम ले रहा हूं चूंकि उन्होंने बोला है और वो वीडियो जो है जारी किया है बाकायदा, ऐसा भी नहीं है कि कह के मुकर जाएंगे। उन्होंने कहा कि हमें वोट नहीं मिलता इसलिए हम टिकट नहीं देते। एक काबीना वजीर हैं मरकज़ में, वो साफ तौर पर कहते हैं, मतलब जो है नमक हराम जैसे अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं पूरी कम्युनिटी के लिए। तो ये तो बात सच है। ये मुझे लगता है मोहित पांडे जी को जवाब ज़रूर देना चाहिए कि भाई टिकट क्यों नहीं दिए जाते। अब पहले टिकट मिलेंगे कि वोट मिलेंगे, पहले मुर्गी आएगी कि अंडा आएगा, ये बड़ा सवाल है। मतलब मुस्लिम तबके के साथ बीजेपी का जो है जो रिश्ता है बड़ा अजीबोगरीब है। वो कहीं डायरेक्ट वोट मिलता है, कहीं इनडायरेक्ट वोट मिलता है। सुहेल काज़मी साहब, यहाँ पर एक सवाल ये बनता है, जैसे इसका जवाब जो है वो बहुत क्लियरिटी के साथ जो है वो दिया भी है, मगर कुछ चीज़ों को वो कह रहे हैं कि गहलोत साहब ने ये कहा था कि हम बाद में जब रिजल्ट आएंगे तो दूसरे लोगों को भी, जो दबे कुचले हैं या जो पिछड़े हैं, उनको भी हम मौका देंगे। मतलब लगता क्या है, क्या ऐलान नहीं करना ये एक स्ट्रेटजी का हिस्सा है, या फिर उसे लगता है कि अगर एक मुस्लिम नाम जो है उसका ऐलान कर दिया गया तो सामने वाली पार्टी को, चूंकि आजकल हिंदू मुस्लिम बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो वो एक खौफ, एक डर जो है, सियासी डर, वो दिखा आपको? देखिए बिल्कुल सब बातें जो है उसमें आ जाती है। पॉइंट नंबर वन ये है कि मेरे एक भाई कह रहे थे कि भारतीय होने के सबका साथ, सबका विकास, सबका उठान, जो भी भारतीय जनता पार्टी का स्लोगन रहा है। देखिए भारतीय हैं तभी तो वोट डाल रहे हैं, भारतीय हैं तभी तो इलेक्शन लड़ रहे हैं। पूरा भारत जब इलेक्शन की दौड़ में जाता है, उसी वक्त भारतीय और नॉन भारतीय होने का जो बातें हैं, हिंदू और मुस्लिम होने की बातें सामने आती हैं। मैंने सिर्फ आपको शुरू में कहा, अगर इस तरह की कोई बात सामने आई है कि मुस्लिम्स को अपना हक, अपना वजूद साबित करने के लिए, अपनी आइडेंटिटी को कायम दायम रखने के लिए अगर इस तरह की कोई बात आई है कि हमें सत्ता में के गलियारों में भी हमारा रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, मैं समझता हूँ बहुत वेलकम स्टेप है। अब पॉइंट नंबर टू है, मैं जम्मू कश्मीर रियासत से बिलोंग करता हूँ, तो यहाँ मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट है, 70/30, 70 मुस्लिम पॉपुलेशन है और यहाँ हमेशा हिंदू मुस्लिम मुख्यमंत्री रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब से एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 और 35A हुआ है, 2000% इसी फिराक में, इसी कोशिश में है और यही एक दल है जो ये चाहता है कि जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री हिंदू बनना चाहिए। और मैं आपको एज ए सिटीजन
ये कहता हूं बिल्कुल बनना चाहिए, बनता है। अगर कोई आंकड़ों पे आता है, अगर माइनॉरिटी से हिंदू जो है चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर का बनता है, वो समीकरण बनता है तो बन जाए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं आपको बताऊं, जब माइनॉरिटी का कोई चीफ मिनिस्टर किसी स्टेट में बनता है और मेजॉरिटी पॉपुलेशन को वो रूल करता है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज 4 गुना बढ़ जाती हैं। हिंदू मुस्लिम का चैप्टर थोड़ा क्लोज हो जाएगा। दूसरा ये है कि उसकी गवर्नेंस बहुत इंप्रूव होगी। तीसरा ये है कि वो एक सामान्य तौर पे गवर्नेंस करने की कोशिश करेगा। ये हमने बहुत से मुल्कों में देखा है। उस तरह की शुरुआत हिंदुस्तान में भी होनी चाहिए। अगर आप शुरुआत की, आपने बात शुरू की है, तो कहीं ना कहीं शुरुआत भी आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगी। तो ये समीकरण बनाने की बात है। आप सिर्फ इलेक्शंस में वोट लेने के लिए सिर्फ मत बोलिए। जो भी मुख्यमंत्री या प्राइम मिनिस्टर बनेगा साहब, उसको पूरे भारत का ही निर्माण करना है। पूरे पॉलिसी मेकर्स को ही आगे, पॉलिसी मेकिंग के साथ ही भारत को आगे लेके चलना है। किसने क्या किया, कब किया, जो भी जिस वक्त आया उसने अपना काम किया और भारत को आगे लेने में सक्षम रहा। जियाउल हसन साहब, ये सवाल आपसे है। बार बार जिक्र होता है कि लोकतांत्रिक समानता जो है वो नहीं है, खासतौर से मुस्लिम तबके के साथ नहीं है। सियासी तौर पर उसके साथ समानता नहीं है, सियासी तौर पर जो है उसको अलग थलग करने की कोशिश की गई है और वो बहुत हद तक हुआ है। 2014 के इंतखाबात के बाद बहुत सारे सूबों के अंदर जो है उसकी तादाद असेंबलीज़ में कम हो रही है, पार्लियामेंट में लगातार कम हो रही है। मेरा ख्याल के सबसे ज़्यादा जो है 1980 में सबसे ज़्यादा नंबर्स थे मुस्लिम तबके के, 84 में भी आसपास थे, मगर उसके बाद कम होते जा रहे हैं लगातार। मतलब जो है अभी भी 2 दर्जन के आसपास ही नुमाइंदगी है मुस्लिम तबके की, आबादी के लिहाज से बहुत कम है ये। तो ये भी हो रही है। और फिर जो जिसका जिक्र मैं कर रहा हूँ लोकतांत्रिक समानता, वो कब मिलेगी मुस्लिम तबके को? और जो बड़े ओहदे हैं, जैसे सीएम, डिप्टी सीएम का जिक्र हो रहा है अलग अलग सूबों में, मतलब जो है वो कई सारे सूबों का जिक्र कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश में भी 20% के करीब आबादी है। बिहार की जिसका जिक्र हम कर रहे हैं 18% के करीब आबादी है। बहुत सारे ऐसे सूबे हैं, वेस्ट बंगाल, असम, जहाँ पर 30% के करीब आबादी है, ज़्यादा भी है, कम भी है। तो वहाँ पर ये चीज़ें, मतलब आपको लगता है कि उनकी हिस्सेदारी कम है और वक्त के मुताबिक और आबादी के मुताबिक उनको जो है वो मिलना चाहिए, और लोकतांत्रिक समानता जो है ये उसको बढ़ाने में ये कदम साबित होगा? ये जमहूरियत में तो जब तक हमारा जमहूरियत में कहा जाता है कि जब तक आपके पास रुकन असेंबली या मेंबर पार्लियामेंट नहीं है तो आपकी कुछ सुनने वाला कोई नहीं है। तो हम इस जमहूरियत में किस तरीके से अपने आप को इम्प्रूव करना है और अपनी सीटों को बढ़ाना है, इसके लिए हमें सोचना होगा। और उसके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जो वोटर्स हैं, हम वोटर्स ये सोच कर वोट करते हैं कि हमारा ये कैंडिडेट काम करेगा, इसके लिए हम इसको वोट देते हैं। हम वहाँ ये नहीं देखते हैं कि ये मुस्लिम है या गैर मुस्लिम है, कि किस बिरादरी से आता है, हम उस पर जाकर वोट डाल देते हैं। लेकिन अब जो सूरत हाल पेश सामने है, इसके ये समझना होगा इसको लेकर के कि हम किस तरीके से वोट डालें। अगर हम वोट डालकर अपने रुकन असेंबली बनाते हैं, ज्यादा से ज्यादा तादाद में पहुंचाते हैं, जैसा कि आपने कहा कि कमी हो रही है हमारे मेंबर पार्लियामेंट में भी हो रहा है और असेंबली में भी हमारी नुमाइंदगी कम हो रही है। उसकी मेन वजह यह है कि हम वोट एक साथ नहीं डाल रहे हैं, और जब एक साथ नहीं देते हैं वोट तो हमारे मेंबर असेंबली जीत कर आते नहीं है, तो हमारी आवाज भी नहीं उठते, इससे हमारी नुमाइंदगी कम हो रही है। अब जरूरत ये है कि बिहार में एक सवाल मैं सर यहाँ से आपसे पूछूंगा, एक सवाल में यहाँ पर ये बनता है, क्योंकि आपने कहा कि एक साथ वोट नहीं डालते। आपने देखा होगा कि मुस्लिम समाज का जो वोटिंग पैटर्न है 14 के बाद वो बदला है, और वो ये बदला है कि वो बदले की भावना से वोटिंग करते हैं। ये सच्चाई है, ये किसी से छिपी हुई नहीं है। वो एक पार्टी को दिलो जान से हराने की कोशिश करते हैं और सामने वाली पार्टी को दिलो जान से जिताने की कोशिश करते हैं। उसका नफ़ा नुकसान जो है वो हो रहा है, और मुझे लगता है कि सबसे बड़ा नुकसान ये है कि उनकी आबादी के मुताबिक उनको जो है प्रतिनिधित्व असेंबलीज़ में और पार्लियामेंट में नहीं मिल रहा है। और 2014 में जब मोदी साहब प्राइम मिनिस्टर बने थे तो 3 वज़ीर, मैं इस बात का अक्सर जिक्र करता हूँ, तो 3 वज़ीर उन्होंने मुस्लिम तबके से बनाए थे। एक काबीना वज़ीर और 2 MOS थे, राज्य मंत्री थे, और पोर्टफोलियो भी अच्छा था। MJ अकबर को MEA दिया हुआ था और मुख्तार अब्बास नकवी को पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी दी गई थी। मगर फिर वो वोटिंग पैटर्न देखा अलग अलग सूबों के अंदर कि बीजेपी को हराना है, बीजेपी को हराना है। उसका नतीजा ये हुआ कि मोदी साहब को भी लगा कि ये वोट तो देते नहीं, जैसे अभी अजय आलोक का जिक्र हुआ कि वोट देते नहीं तो टिकट क्यों देंगे। तो जब आप वोट नहीं देते तो ना फिर आपको सियासी हिस्सेदारी मिलती है, ना टिकट मिलते हैं, और जिसको आप जिताने की कोशिश करते हो वो भी ढंग से नहीं जीत पाते। आप ये जो कह रहे हैं कि वो वोट एक साथ हमने दे दिया उनको, तो वो पार्टी वो जीत करके आ गया। अभी आप एक मिसाल दे रहे हैं, आपको पटना में कुम्हरार विधानसभा है,
कुम्हार विधानसभा में 26,000 से ज्यादा मुसलमान हैं, वो सारे के सारे बीजेपी को वोट करते हैं। ये बीजेपी का ये कहना कि मुसलमान हमें वोट नहीं करता है, ये बिल्कुल गलत है। मैं आपको मिसाल अभी यहाँ सामने मौजूद है मेरे, कुम्हार में बीजेपी के रुकन असेंबली हमेशा जीतते आए हैं और 26,000 वोट है कुम्हार में, उसमें मुसलमान उसको वोट देते हैं। ये मुसलमान बीजेपी का कहना कि वोट नहीं देता है, ये तो बिल्कुल ही गलत है। और मोहित पांडे जी देखिए, ये तो खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं, अजय आलोक का मैंने जिक्र किया, और वो ऐसे नहीं है कि कोई ऐसी मतलब जो है चलते फिरते नेता है, बाकायदा पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं। बहुत क्लियरिटी के साथ उन्होंने कहा कि हमें वोट नहीं मिलता इसलिए हम टिकट नहीं देते। और जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि वो तो मतलब जो है नमक हराम और ना जाने क्या क्या किन किन अल्फाज का जिक्र कर चुके हैं, सीनियर लीडर है पार्टी के और मरकज़ में काबीना वजीर हैं। तो ये वोट नहीं मिलता, टिकट नहीं देते, टिकट नहीं देते, वोट नहीं मिलता, तो ये कब तक चलेगा? हिस्सेदारी जो है वो माकूल हिस्सेदारी जितनी उनको चाहिए या जितनी उनको मिलनी चाहिए उतनी क्यों नहीं? मैं ये कह रहा था कि अभी आपने जो बात कही और जो हमारे साथी पैनलिस्ट ने बोला, कुछ बातें मैं सुन के नोट कर पाया, अगर मैं मिस कर जाऊं तो वो प्लीज आप मुझे याद बता दीजिएगा। देखिए ऐसा है कि अभी कहते हैं, आप बात करिए कि राष्ट्रपति जब कलाम साहब की बात आई थी जी, तो यही इंडी गठबंधन जो उस समय किसी दूसरे नाम से रहा होगा, इन्होंने क्यों विरोध किया उनका? क्यों राष्ट्रपति उनको नहीं बनने देना चाह रहे थे? ये एक्चुअली इनकी प्रॉब्लम क्या है कि ये जो कट्टरता की राजनीति करने वाले लोग हैं उनको बढ़ावा देते हैं। क्यों? क्योंकि डिवाइड एंड रूल की राजनीति करनी है, हिंदू मुस्लिम इनको सूट करता है। अब आप इसको ऐसे समझिए कि अगर एक मुसलमान ही मुसलमान का विकास कर सकता है जी, या एक हिंदू ही हिंदू का विकास कर सकता है, तो फिर इस केस में कांग्रेस की स्थापना करने वाला अंग्रेज A.O. ह्यूम की सोच वाली पार्टी को कांग्रेस ने आगे बढ़ाया, तो वो कैसे किसी भारतीय का विकास कर सकती है? वही सोच कांग्रेस की और उनके साथी दलों की चली आ रही है। ठीक है ना? अच्छा, अभी विरोधाभासी बात भी आ गई। हमने 6 सीएम या डिप्टी सीएम दिए, हमने बड़े कैबिनेट मंत्री मुस्लिम समाज के दिए। अरे भाई, जब इतना कर ही दिया था तो फिर आज क्यों कह रहे हैं कि वो मुख्य धारा में नहीं है? इसका मतलब आपकी बातों में विरोधाभास है। आप पहले स्पष्ट करिए, आप ये स्पष्ट करिए कि आपने 50 साल तक या 40 साल तक या 30 साल तक प्रतिनिधित्व सही तरीके से नहीं दिया और इसीलिए विकास नहीं हुआ उस समाज का, या ये कहिए कि हमने तो पूरा दिया था और आज देखिए ये समाज कितना विकसित है। दोनों बातें एक साथ नहीं चलेंगी। और फिर जब आप मुस्लिम की बात करते हैं तो आप मुस्लिम महिलाओं की भी बात करिए। जब मुस्लिम महिलाओं के कुप्रथाओं को लेकर के हम बात करते हैं तो आप उस पर कहते हैं कि हमारा धार्मिक मामला है, इस पर इंटरफेयर मत करिए। जब हम वक्फ की संपत्ति की बात करते हैं कि ये बनी थी आम मुस्लिम के भले के लिए, तो वो 200 लोगों के हाथ में कैसे उसका कंट्रोल है? वहां पर लोकतांत्रिक तरीके से वो सारे मुस्लिम गरीब लोगों का भला उसमें क्यों नहीं हो रहा? और एक बात देखिए, आपने कभी पिछले आज से 8-10 साल पहले से पसमानदा मुस्लिम समाज का नाम टीवी डिबेट में नहीं सुना होगा। क्यों पसमानदा मुस्लिम समाज को लेकर के इन्होंने चर्चा नहीं करी? और अभी चिराग पासवान जी ने साफ साफ बताया, ऑन रिकॉर्ड है कि 2005 में जब मुस्लिम सीएम या डिप्टी सीएम की उन्होंने बात की, चीफ मिनिस्टर की बात की थी उन्होंने, और शर्त रखी थी आरजेडी के सामने कि हम गठबंधन तभी करेंगे जब आप नाम जो है वो सार्वजनिक कर देंगे या कोई फेस जो है वो मुस्लिम ही होगा सीएम ओहदे के लिए। बहुत क्लियरिटी के साथ उन्होंने ये बात कही थी, जिसको दोहरा रहे हैं अब चिराग पासवान। तो इसी बात से पूरा ये मुद्दा उठ करके आया है कि आप केवल मुसलमानों को बेवकूफ बना के वोट उनका बटोरते हैं, कट्टरता के हिंदू मुस्लिम की राजनीति करके लोगों की भावनाएं भड़काते हैं, वो बहक करके वोट गलत दे देते हैं। और उसी चीज को आज इन्होंने क्लियर कर दिया कि आप बताइए ना, आप सीएम डिप्टी सीएम मुस्लिम क्या घोषणा करिए। अगर आप कहते हैं कि हम मुसलमानों के लिए भला चाहते हैं तो करिए, क्यों नहीं करते? और बिहार में एकमात्र मुस्लिम सीएम गफूर साहब बने थे, उनको भी कार्यकाल पूरा नहीं करने दिया, राजनीति में किनारे कर दिया। क्यों ऐसा किया? अच्छा, ये जितने भी सूबों के अंदर बने, चाहे राजस्थान हो, चाहे बिहार हो, और चाहे महाराष्ट्र हो, या फिर आसाम, पुडुचेरी भी वहाँ पर भी हैं, केरल में भी बने हैं, तो वो मेरा ख्याल के जो 7 सिस्टर्स हैं उनमें से छोड़ दें अगर, आसाम और आपका महाराष्ट्र, बिहार और राजस्थान
कुछ एक वक्त के लिए ही बने हैं, कहीं 1.5 साल 2 साल, कहीं साल भर भी पूरा नहीं हुआ, तो ये सच्चाई है। मगर हाँ ये सच है कि अनवरा तैमूर जो है, जो एक खातून थी, लेडी थी, एक महिला, उनको भी मौका मिला आसाम में, वो चीफ मिनिस्टर बनी। मैं वही कह रहा था कि आप विरोधाभासी बातों को छोड़िए। देखिए, राजनीति करनी है तो ये कोई तरीका नहीं है कि हम केवल उसमें नेगेटिविटी की ही राजनीति करें। हम पॉजिटिव बातें जो हमने की है उसको लाइए, और बायस होकर के कभी भी ये नहीं करना चाहिए कि ये ऐसे हैं तो ये ऐसा ही करेंगे। अगर आप खुले दिल से राजनीति नहीं करेंगे तो देश प्रदेश का विकास नहीं होगा, और तर्क कुतर्क में भी तर्क होता ही है, तो आप कुतर्क देते रहिए, उससे देश का या समाज का भला नहीं होगा। हमें खुले दिल से ये सोचना होगा कि वास्तविकता में जब हम एक लोन देते हैं कि साहब हम गरीब के लिए 50,000 के ठेले लगाने के लिए लोन देंगे, या 5 लाख 10 लाख 50 लाख की जो लघु ऋण की योजना देंगे, तो उसमें इर्रेस्पेक्टिव ऑफ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कास्ट, क्रीड, कलर, रिलीजन, हमको सबको विकास की भागीदारी देनी होगी, जैसे हमने दी है, जैसे भाजपा की सरकार ने, एनडीए की सरकार ने दी है। और तभी इंक्लूसिव पॉलिटिक्स होगी और तभी सबका विकास होगा। आप कट्टरता की राजनीति से इस देश में किसी समाज का भला कभी नहीं कर सकते। और रदीम अंसारी साहब, देखिए ये बात तो सच है कि जो 78 साल की आज़ादी है, 55 साल के तकरीबन जो है 55 साल उसमें कांग्रेस की हुकूमत डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में रही है। अच्छा, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई, सच्चर कमेटी की तश्कील भी जो है कांग्रेस नहीं कराई, यूपीए हुकूमत ने कराई, खासतौर से कांग्रेस ने, और फिर उसकी बहुत सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट कराने की भी कोशिश की, मगर रिपोर्ट आई उसमें पता चला कि दलितों से भी बहुत सारे मामलों में ये समाज पीछे है। तो जाहिर तौर पर जिसने ज़्यादा हुकूमत की है तो सवाल भी उसी से उठते हैं। और ये भी सच्चाई है, टिकट्स मिलते हैं या जो नुमाइंदगी मिलती है वो कांग्रेस उसमें मतलब मोटे तौर पर वो ईमानदाराना रवैया रखती है, ये भी सच्चाई है। मगर उसके बाद भी पिछड़ा रह गया समाज, उसके बाद भी सामाजिक तौर पर जो है और सियासी तौर पर वो उसको नुमाइंदगी वैसी नहीं मिली जैसी मिलनी चाहिए थी। उसके बावजूद भी कांग्रेस अब नाम लेने से डरती है। तो ये डर, ये खौफ किस बात का है, थोड़ा सा इसको क्लियर कीजिए। चूंकि लोग ये सवाल लगातार कर रहे हैं, हमने देखा कि सोशल मीडिया पर लगातार ये सवाल उठे कि कांग्रेस किस बात से डर गई, महागठबंधन किस बात से डर गया, क्यों नाम जो है वो क्लियरिटी के साथ नहीं लिया गया कि हाँ मुस्लिम समाज से भी फला आदमी डॉक्टर शकील खान या कोई और डिप्टी सीएम होंगे। ये डर किस बात का? हमारे यहाँ कोई डर नहीं है। जितने इल्जामात आप कांग्रेस के ऊपर अभी लगाए हैं उसका मैं लंबा चौड़ा नहीं, एक छोटी सी 2 लाइन करके इस बात को, उसमें सारी बातें आ जाएगी कि चमन को सींचने में कुछ पत्तियां झड़ गई होगी, बस यही इल्जाम है मुझ पे बेवफाई का। इसमें दोनों बातें मैंने कह दिया। मैंने उस बात को भी इकरार किया कि कुछ कमियां रही हैं, और उस बात को ही मैंने कह दिया कि मैंने कुछ किया है। सही। अब आते हैं अगली तरफ, उसकी लंबी चौड़ी बात करने का कोई मतलब नहीं बनता। अभी हमारे भाजपा के साथी कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी का जो स्थापना किया ह्यूम साहब वो अंग्रेज थे, इसलिए कांग्रेस की जो मानसिकता है वो अंग्रेजों वाली है। अगर इसी को पैमाना मान के चलते हैं तो आजादी के लड़ाई में और आजादी के पूरे दौरे जंगे आजाद, भाजपा तो खैर उस वक्त पार्टी थी नहीं, जो जनसंघ थी, जो आरएसएस थी, जो भी उनके सिस्टर संगठन थे, वो सारे लोग अंग्रेजों के लिए काम कर रहे थे। उसके बाद आजादी के बाद अगर आप बात कीजिएगा तो इस देश को पहला अगर कोई आतंकवादी मिला था तो वो नाथूराम गॉडसे थे। उन्होंने किसको गोली मारी थी? एक बूढ़े को गोली मारी थी जिसने इस हिंदुस्तान की आजादी के लिए अपना जान ही नहीं मतलब पूरा लाइफ इन्होंने डिवोट कर दिया था। उसके बाद सावरकर साहब का क्या लंबा चौड़ा इतिहास है, उसको छोड़ दीजिए। ये बताइए कि उन्होंने कितनी बार अंग्रेजों से माफी मांगी, 60 रुपए पेंशन किस बात के लिया करते थे? तो अगर अच्छा आज की बात कर लेना सर, आज की बात कर लेते हैं, कहाँ अपन जा रहे हैं उतने। अरे नहीं, उन्होंने शुरू किया कि ये की बात की तो मुझे भी तो करना होगा ना। तो अगर यही पैमाना है कि किस पार्टी को किसने बनाया, तो फिर इनके पास जो इल्जामात मैं लगा रहा हूँ उससे भागने और उसको खारिज करने का कोई जरिया नहीं है। अब आप अभी की बात करें, मैं अभी की बात करता, लेकिन उन्होंने उनको शुरू किया तो मुझे भी थोड़ा सा पीछे जाना जरूरी था। तो अभी की बात कह रहे हैं तो हम कांग्रेस पार्टी कहीं से भी किसी भी बात के लिए बैक फुट पे कभी नहीं आ रही है। हर इलेक्शन में, हर जगह पर जब इलेक्शन होते हैं तो कुछ उसके अपने पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी होती है, प्लानिंग होती है। तो हमारी भी एक प्लानिंग के तहत
जितनी बातें आप कह रहे हैं या हमारे पैनलिस्ट कह रहे हैं या और भी जो लोग सोशल मीडिया पे कह रहे हैं कि बना देते तो अच्छा होता, इतनी अकल और शऊर हमारे भी लीडरान के पास है, वो भी इस चीज को बेहतर सोचते थे। लेकिन कुछ पॉलिटिकल स्टेप होते हैं, इसको वक्त पे लिया जाता है। जैसे अभी उसका शोर नहीं मचाया जाता। आप ये कह रहे हैं कि उसका ढिंडोरा नहीं पीटना चाहिए, और इसलिए नहीं पीटा क्योंकि उससे कुछ नुकसानात हो सकते हैं, मतलब नुकसान का डर था ये। नुकसान देखिए, हर चीज के दो पहलू होते हैं, फायदा और नुकसान। तो वो नुकसान और फायदे की बात नहीं है। जब जिस चीज की पॉलिटिकली रिक्वायरमेंट होगी, हम उस चीज का अनाउंसमेंट करेंगे। जब वक्त आया हमने मैनिफेस्टो की बात की, जब वक्त आया हमने सीएम फेस की बात की, जब वक्त आया हमने इंडिया गठबंधन की एकजुट प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिखाई। तो पॉलिटिक्स में आपको ही मालूम है कि हर चीज का एक प्रॉपर टाइम है, और जो टाइम पे खेलते हैं उन्हीं को कामयाबी मिलती है। तो हम लोग बिल्कुल देंगे, और पहले भी कहे और आज भी करें कि 14 तारीख के बाद हमारी सरकार बिहार में बन जाएगी। आप मुझे बुलाएंगे और मैं आपको वादे के साथ कहता हूं कि फख्र से एक नाम आपको बताऊंगा, एक नाम नहीं बल्कि कई एक नाम बताऊंगा कि ये सीएम तो आप जान गए, डिप्टी सीएम जाएंगे, और भी डिप्टी सीएम का नाम मैं नाम बताऊंगा। दूसरी चीज अभी कही गई कि मुसलमानों को पीछे ढकेल दिया। ठीक है, मुसलमान एज अ कम्युनिटी को आप कह रहे हैं, लेकिन अगर भाजपा की सरकार केंद्र में और प्रदेशों में रही है, बिहार में तो खैर बिहार की जनता ने उनको अब तक मौका नहीं दिया है। नीतीश जी के कंधे के ऊपर ही वो सरकार चलाते आए हैं, और अब तो खैर वक्त भी नहीं रहा उनको सरकार यहाँ बिहार में बनाने का। लेकिन बताइए कि अगर हिंदुओं की बात की जाए तो वहां भी मुख्तलिफ समाज है, वहां भी मुख्तलिफ तबके के लोग हैं। अगर आरएसएस जो इनका मदर संगठन है, वहां क्यों नहीं किसी एक महिला को अब तक आरएसएस प्रमुख बनाया गया? कोई दलित, कोई पिछड़ा, कोई आदिवासी क्यों नहीं वहां प्रमुख बना? तो इस तरह की अगर बात की जाएगी तो एक लंबी चर्चा होगी और सबको जवाब देना होगा। मोहित जी कुछ कहना चाह रहे हैं? मोहित जी के पास आएंगे, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। अभी जो सज्जन थे कांग्रेस से बोल रहे हैं ना शायद, जी। तो इन्होंने वही सारे पुस्त मुद्दे और वही भ्रम बातें करी हैं, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये बार बार ऐसा नहीं कहना चाहिए। मेरे ख्याल में आप 5-6 साल से अपडेटेड नहीं है राजनीति को लेकर के। वही सारे प्रश्न जो कहते हैं दगे हुए कारतूस वाले प्रश्न, वो ये सज्जन उठा रहे थे। तो मुझे लगा कि मुझे बीच में बोलना चाहिए। जैसे पहले आपने वीर सावरकर जी को लेकर के कहा, तो उसमें आप जरा पता कर लीजिए, आपके कांग्रेस के नेताओं ने ही बड़ी तारीफ करी है उनकी। अब इसके बाद जो है आप बात कर लीजिए, आपने कहा कि मात्र संगठन आरएसएस का कोई योगदान नहीं रहा, उसको लेकर के भी बहुत स्पष्टीकरण आ चुका है। भारतीय जनता पार्टी 1980 में बनी, भारतीय जनसंघ 1951 में बनी, और उसके पहले आपको पता है हमारी पार्टी की स्थापना करने वाले आप ही की जो पार्टी थी उसी की सरकार में वहां जब वो मंत्री थे, और जब लगा कि कांग्रेस में वहां पर इस जो है तुष्टीकरण की, मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है, तब जाकर के उन्होंने अलग संगठन बनाने का प्रयास किया। रही बात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की, तो इंडिविजुअल लेवल पर हमारे कई स्वयंसेवक और बड़े नेताओं ने आजादी में जेल जाने से लेकर के और हर तरीके के आजादी के लिए संघर्ष किया। तो ये बात बिल्कुल बेईमानी हो जाती है। और इसके अलावा इन्होंने कहा कि आरएसएस का प्रमुख कोई महिला नहीं बनी, तो मैं आपको एक बात बता दूं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की महिला शाखा भी है, जिसको राष्ट्र सेविका समिति कहते हैं, और वहां केवल महिलाएं ही होती हैं। तो इस तरीके की भ्रम वाली स्थितियां आप ना फैलाइए, और गांधी जी का कोई हत्या करने वाले किसी व्यक्ति का समर्थन भारतीय जनता पार्टी, अनुषांगिक संगठन या हमारा कोई दल नहीं करता है। ये सारी वही बातें उठा रहे हैं जो दगे हुए कारतूस हैं, जिसको किसी प्रकार की कोई मान्यता नहीं है। तो कृपया करके मेरा निवेदन है, ऐसी कोई बातें आप डिबेट में ना उठाएं जिससे आपकी प्रामाणिकता स्वयं खत्म होती हो। ज़ियाउल हसन साहब, देखिए ये सवाल जो है वो बार बार उठता है कि मुस्लिम तबके को नुमाइंदगी क्यों नहीं, टिकट्स उनकी आबादी के मुताबिक क्यों नहीं, किसी सूबे का सीएम फेस क्यों नहीं बनाया जाता, उप मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया जाता। लगातार उठ रहे हैं ये सवाल यहाँ ये भी उठता है कि क्या मतलब ये जो डर दिखता है, जैसे अभी कह रहे थे कांग्रेस के लीडर कि भाई वो एक स्ट्रेटजी है और वो उसके पीछे की कुछ रणनीति है, तो ये स्ट्रेटजी और रणनीति समझ में आती है कि कुछ ना कहीं वो नफ़े नुकसान का कुछ मतलब जो है वो गणित होता है कि भाई कहीं नफ़ा नुकसान ना हो जाए कुछ नाम लेने से या ये सब करने से। मेरा सवाल यहाँ पर ये है कि क्या अगर कोई मुस्लिम फेस को सामने रख दिया जाए तो क्या वो हिंदू तबका वो इतना मतलब जो है वो नैरो माइंडेड है, या वो उस लेवल पर पहुंच गया है कि उससे वो नाम एक्सेप्ट होगा नहीं और उससे जो है वो ध्रुवीकरण हो जाएगा?
हाँ, ये तो बिल्कुल जैसा कि आपने कहा भी कि जी। बिल्कुल साफ हो जाएगा। अगर आप किसी भी इलाके में चले जाएं, हाँ। किसी गैर मुस्लिम इलाके में, और आप उसमें ये जिक्र करें कि हम मुस्लिम हाँ। वजीर आला बनाना चाहते हैं, जी। तो वो कभी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं है, क्योंकि हाँ। 2014 के बाद से जब तक प्रधानमंत्री आदरणीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब तशरीफ लाए हैं, अब हम सत्ता में हैं, जमहूरियत में, वो जिस तरीके से तकरीर करते हैं, जिस तरीके से लोगों से खिताब करते हैं, वो एकदम बिल्कुल साफ हो जाता है कि वो किस तरफ ले जाना चाहते हैं उसको। उनके बहुत सारे आप वीडियो क्लिप देख लीजिए, और प्रधानमंत्री ने अपने खिताब में साफ किया है इस बात को, और बताया भी है कि हमें किस रुख पर जाना है। जब तक हमारे देश के प्रधानमंत्री इस तरीके के खिताब करेंगे, तो उससे मुसलमानों में जो खौफ है वो बाहर आएगा ही, और मुसलमानों को जो खौफ है सामने आने के बाद इस तरीके के हालात पैदा हो जाते हैं। इसलिए हम ये चाहते हैं कि जिस तरीके से जमहूरियत में सभी पार्टियां एक मुसलमान को टिकट देती है, बीजेपी भी टिकट दे, और तब जाकर ये माहौल खत्म हो सकता है कि नहीं भाई, बीजेपी भी मुसलमानों को सपोर्ट करने के लिए तैयार है, तो मुसलमान भी उसको गले लगाने के लिए तैयार हो जाए। लेकिन टिकट तो बहुत बार देती है पार्टी, ऐसा नहीं है कि टिकट नहीं देती, और मगर फिर वो उतने वोट नहीं मिलते और जीतते नहीं, तो शायद यही वजह है, चूंकि ये कुछ ना कुछ तो है, मतलब मामला न जाने ये जो दूरियां हैं ये कब खत्म होंगी, मगर ये सियासी दूरियां तो हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अच्छा, ये भी सच है कि मैं राजस्थान का जिक्र करता हूँ अक्सर, राजस्थान में एक वक्त ऐसा भी था कि जब 163 जीते थे, मतलब जो है बीजेपी के नुमाइंदे असेंबली के अंदर 163 थे बीजेपी की तरफ से, उसमें 2 मुसलमान थे, और कांग्रेस के 21 जीते थे, एक भी मुसलमान नहीं था। 4 टिकट दिए थे बीजेपी ने, 2 जीत गए थे, 2 हार गए थे। ये भी सच्चाई है। ये भी सच्चाई है कि इस बार जो बीजेपी के नेता थे यूनुस खान, उनका टिकट काट दिया गया, टिकट नहीं दिया, बहुत कोशिश की उन्होंने, टिकट नहीं मिला। वो निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर ऐसी जगह से मैदान में उतरे जहां मुसलमानों की आबादी हिंदुओं के मुकाबले कम है, मगर फिर भी वो जीते, तीसरी बार जीते हैं वो। 2 बार बीजेपी से जीते हैं, इस बार निर्दलीय जीते हैं, चूंकि टिकट नहीं देना था, बीजेपी ने ठान लिया था कि किसी मुस्लिम को टिकट नहीं देंगे, फिर भी जीते हैं। तो ये कहना कि मतलब जो है टिकट नहीं दिए जाते, ये भी गलत है, और ये कहना कि वोट नहीं मिलते, ये भी गलत है। तो हर सूबे के हिसाब से पार्टी अपनी रणनीति तय करती है, मगर यह है कि कहीं ना कहीं समाज को भी सोचने की ज़रूरत है और पार्टी को भी सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि दूरियां जमहूरी सिस्टम में, जमहूरी निज़ाम में दूरियां किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए, किसी समाज के तई, या किसी समाज को किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ दूरियां रखना वो कतई ठीक नहीं है, मुनासिब नहीं है। सुहेल काज़मी साहब, आप क्या कहेंगे आखिर में? किस तरीके से लगता है जो शिकवे शिकायतें हैं मुस्लिम तबके की, और जो नुमाइंदगी है लगातार कम हो रही है ऐवान में, जैसे 1980 का जिक्र किया, 49 जीते थे, और आबादी जो है वो तकरीबन 13-14% थी तब भी, मगर जो पार्लियामेंट के अंदर थे उस वक्त सबसे ज़्यादा थे, 9% के करीब जो है वो नुमाइंदे मुस्लिम पहुंचे थे पार्लियामेंट में। तो पार्लियामेंट में, असेंबलीज़ में वो नुमाइंदगी कम हो रही है, फिर बड़े ओहदों पर तो कहाँ जगह मिलेगी आपको, ठीक है साहब। और जब आप किसी पार्टी की हुकूमत बन रही है और उस पार्टी ने टिकट ही नहीं दिया, तो फिर वजीर कहाँ से बनेगा? चूंकि हर जगह जो है वो MLCs नहीं है, राजस्थान में MLC नहीं है, तो आज कोई मुस्लिम वजीर नहीं है, हुकूमत का कोई जो है हिस्सा नहीं है मुस्लिम वहाँ पर। तो ये जो नुमाइंदगी है ये कम हो रही है, इसको कैसे बढ़ाया जा सकता है, क्या तौर तरीके हो सकते हैं? देखिए जी, पॉइंट नंबर 1, अगर विकसित भारत का अब सपना भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि तीसरी बार हुकूमत में है, और ऐसा नहीं है कि उनको मुस्लिम्स का वोट नहीं मिला है, मुस्लिम्स का वोट मिला है। 2014 में जब मोदी जी आए तो पूरे भारत ने वोट किया, ना किसी हिंदू ना मुसलमान ने। जब हिंदुस्तान के लोग परेशान होते हैं और किसी एटमॉस्फेयर से दुखी हो जाते हैं, तो एक माइंड बनाते हैं पूरा भारतीय, उसमें हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन बौद्ध सब इकट्ठे होते हैं, और उसका इकोनॉमिकल सेक्शन UPA 2 में चल रहा था, जब मनमोहन सिंह साहब लीड कर रहे थे, स्कैम पे स्कैम, तो एक मूड बना, और नरेंद्र दामोदर मोदी उसमें एक चेहरा उभर के आए, और भारत का जो कमान है उनके हाथ में दे दी, और आज तीसरी बार वो चला रहे हैं। अगर हमारी सोच अच्छी है, कोई भी पार्टी हो, सब पार्टियां एक जैसी होती है, मैं किसी एक पार्टी को दूसरी पार्टी के साथ कोई कंपेयर कंट्रास्ट नहीं करता हूं, लेकिन यह है कि अगर आपका सपना अच्छा है, अगर हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी, एक्सटर्नल अफेयर पॉलिसी और इनर पॉलिसी आगे बढ़ने की है, तो मुझे लगता है कि मेजॉरिटी पॉपुलेशन को माइनॉरिटीज का हाथ मजबूती से पकड़ना है। अगर आपको ग्लोबल लीडर बनने की क्षमता रखते हैं, या ग्लोबल लीडर भगवान करे, अल्लाह करे कि हम बने, या उस विकसित भारत का निर्माण करना है जिसकी सोच पे की आधारशिला पे आज पॉलिटिशियंस बात करते हैं, तो उसमें सिर्फ इलेक्शंस में टिकट देने की बात नहीं है, या सिर्फ
एक पॉलिटिक्स सिर्फ इलेक्शंस की नहीं होती है, उसमें बहुत से इदारे हैं, हजारों लाखों के करीब, जहां आप माइनॉरिटीज को ऑन मेरिट, मैं ऑन मेरिट फिर तो वर्ड यूज करता हूँ, ऑन मेरिट नॉमिनेट कर सकते हैं, चाहे वो राज्यसभा है, चाहे वो एमएलसीज हैं, चाहे चेयरपर्सन हैं, चाहे जितनी कॉर्पोरेशंस के वो बाकियों के हेड्स हैं, आप कहीं भी ऑन मेरिट उस कम्युनिटी से लोगों को इन्वॉल्व कर सकते हैं, जो कम्युनिटी आप पे नजर लगा के बैठी है और भारत के निर्माण में आपसे बराबर या आपसे कहीं कहीं ज्यादा जो है वो योगदान देती रही है। तो मैं समझता हूं आपका दिल और दिमाग सियासत से उठ के अगर भारत को आगे ले जाने में बनता है तो भारत जरूर आगे बढ़ेगा, नहीं तो जात पात की जंग में हम अभी भी हैं, और जात पात की जंग की मुसीबत जो है विद इन कम्युनिटी हिंदू समाज में भी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, मुस्लिम समाज में भी बढ़ रही है, तो मुल्क विकसित नहीं होगा, हम अंडर डेवलप्ड रहेंगे। और अगर 10 साल में विकसित होना है तो मुझे लगता है 100 साल और लग जाएंगे। तो ये दिल और दिमाग खोलने की बात है, और ऑन मेरिट मुल्क को कि माइनॉरिटीज को, जैसे अटल जी कहते थे, उनका विजन अच्छा था, उनका पाकिस्तान से बात करने का विजन अच्छा था, माइनॉरिटीज को उठान की बात जो कहते थे करते थे, तो उस तरह के विजन से अगर आप भारत को आगे लेके चलेंगे तो भारत बहुत जल्दी आगे बढ़ेगा, और पूरी जो भारत की आबादी है वो आपके साथ है। आज की बीजेपी क्या वाजपेयी साहब की बीजेपी है बची है, तो ये भी एक बड़ा सवाल है। और मोहित पांडे जी, कब तक धर्म देख करके टिकट नहीं दिए जाएंगे? आप कह रहे हैं कि हम नहीं देखते धर्म, हम नहीं देखते कि जब मैदान में उतारते हैं कि ये धर्म का, किस धर्म का है, किस जाति का है, किस बिरादरी का है, किस इलाके का है, किस भाषा का है, मगर ये भी सच्चाई है कि धर्म देख करके टिकट नहीं दिए जाते। बीजेपी की लिस्ट जारी हुई और उसमें एक भी मुस्लिम का नाम नहीं है। 18% की आबादी है बिहार में। अब क्या जो है वो, मतलब क्या इस बात का जवाब देंगे आप? क्या कहेंगे, क्या जस्टिफिकेशन है? टिकट जब दिए जाते हैं तो कोई भी पार्टी आधार देखती है कि वहां पर उस विधानसभा क्षेत्र में कौन लीडर है जो पॉपुलर है जी, कौन लीडर है जो जिताऊ कैंडिडेट है। अगर इनमें से कोई भी हमारे जो साथी बैठे हैं वो ये कहते हैं कि ये आधार नहीं होता तो मैं मान लूंगा। हर व्यक्ति यही देखता है, हर पार्टी यही देखती है कि उस विधानसभा क्षेत्र में वो नेता पॉपुलर होना चाहिए और दूसरा वो जिताऊ कैंडिडेट होना चाहिए। हारने वाले कैंडिडेट को कोई वोट नहीं देगा, कोई टिकट नहीं देगा। देखिए, अब आप ये समझिए, अभी जब कई बातें चल रही थी तो मैं विषयांतर ना करते हुए सीधे सीधे पॉइंट पर बोलने का प्रयास कर रहा हूं कि कांग्रेस हो गया, राजद हो गया, इंडी गठबंधन हो गया, ये लोग, इनके नेता हमेशा सनातन को बीमारी बताते रहे। खूब स्टेटमेंट मिल जाएंगे आपको। अभी हमारे चूंकि पूर्ववर्ती कोई बोल रहे थे इसलिए मुझे ही मजबूरी में बोलना पड़ा। भारत की परंपराओं का लगातार अनादर करते रहेंगे, उनके परंपराओं का मजाक उड़ाते रहेंगे और फिर शीर्ष नेता इन पार्टियों के उसका खंडन नहीं करते। ये एक बहुत बड़ी समस्या आती है और ये केवल हिंदू मुस्लिम की बात करके भावनाओं को भड़काने का काम कर होता है, तो ये कोई अच्छी बात नहीं। दूसरी बात, एक चीज और देखिए, अगर हम खुले दिल से डिस्कशन कर रहे हैं तो फिर हमको ये भी देखना होगा क्यों मुस्लिम संगठन और मौलाना खुलेआम घोषणा करते हैं कि इस बार चुनाव में इस पार्टी को आप समर्थन करिए, इस प्रत्याशी का आप समर्थन करिए। क्या सांप्रदायिक या धार्मिक संगठनों को, क्या मौलानाओं को ये अधिकार होना चाहिए कि वो खुलेआम किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का समर्थन करें, किसी पार्टी का विरोध करें और उसके अलावा किसी कैंडिडेट का वो सपोर्ट करके बोले कि इनको जिताओ? क्या ये होना चाहिए? ठीक है, नहीं होना चाहिए, मगर यही इल्जाम आसाराम के ऊपर भी लगे, यही इल्जाम राम रहीम के ऊपर लगे और लोग तो ये कहते हैं कि जब जब चुनाव नजदीक आते हैं, खासतौर से पंजाब और हरियाणा में, तो जो उनको जो बेल मिलने का जो सिस्टम है वो जब इतने खतरनाक अपराधियों में के अंदर वो मतलब सजा याफ्ता है, मगर उनको जो है वो पैरोल मिलती रहती है, लगातार पैरोल मिलती रहती है। तो ये सच बात है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। उसको सियासी फतवा भी लोग कहते थे, फतवा नहीं था, हालांकि वो अपील होती थी या बयान होते थे, लेकिन एक वक्त तक मुस्लिम तबके की तरफ से दिए गए। महाराष्ट्र में भी ये गड़बड़ की गई। महाराष्ट्र में भी एक मौलाना थे और वो सो कॉल्ड जो है वो अपने आप को बन रहे थे कि मैं ही मुसलमानों का मतलब जो है वोटों का एक तरीके से ठेकेदार हूँ, और उन्होंने हर रोज ऐलान किया, हर रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस वो कर रहे थे। तो उसको नुकसान होता है, ये नहीं होना चाहिए। ये बात बिल्कुल ठीक है आपकी। मैं यही कह रहा था। तो हमें लगता है कि देखिए, वोटर को स्वतंत्र और निष्पक्ष होकर के वो अपना ये, हमको ये कहना चाहिए। अच्छा तो ये होता कि अगर जो मुस्लिम धर्मगुरु है वो ये बोले कि भाई देखिए, आप मेरिट के आधार पर वोट दीजिए, आप हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई या आप क्षेत्र वगैरह मत देखिए, आप खुद से ही अपने विवेक से सोचिए कि कौन
देश का, प्रदेश का विकास कर रहा है, चाहे वो नेता हो चाहे वो दल हो, उसके हिसाब से वोट करिए। तो अब जब वहां पर तो आप चुप्पी साध जाते हैं, तो फिर आपकी मंशा पर, यानी कि इंडी गठबंधन के लिए मैं कह रहा हूं, तब उनकी मंशा पर शक होता है। और जिस दिन मुस्लिम समाज के सारे संगठन ये घोषणा करेंगे कि हम मेरिट और विकास देखकर वोट करेंगे, और उसी दिन समानता और प्रगति शुरू हो जाएगी, ये मैं कहना चाहता हूँ जी। ठीक है, नदीम अंसारी साहब क्या कुछ कहेंगे आखिर में? क्या कुछ रास्ते जो है वो होने चाहिए? क्योंकि ये तो शिकायत जो है वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, और मुस्लिम तबके की शिकायत है, ये कांग्रेस से कम है हालांकि, लेकिन फिर भी शिकायत है। देखिए, रास्ते होने चाहिए और रास्ते निकल भी रहे हैं जी। अभी 2 सेकंड मतलब 5 सेकंड में एक बात आपको कह दूं। हाँ। अभी हमारे भाई ने कहा कि कांग्रेस पार्टी या और भी जो दूसरी दलें हैं, उसके कुछ नेता अगर कुछ बोलते हैं तो उसके बड़े रहनुमा जो है उसके ऊपर कभी कोई बयानबाजी नहीं करते या कुछ नहीं बोलते हैं जी। आप बताइए कि इस मुल्क में अगर हम सिर्फ मुसलमानों की ही बात करते हैं, बाकी को छोड़ देते हैं कुछ देर के लिए, जबकि दलित के ऊपर भी और भी लोगों के ऊपर जो अत्याचार यहाँ हो रहा है, मॉब लिंचिंग हो रही है, दलितों को घसीट के मारा जा रहा, एक तबके के ऊपर, एक जात के ऊपर बहुत सारी टिप्पणियां भाजपा के लोग करते हैं। क्या कभी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सामने से आकर के कहा कि अगर ऐसा कोई करेगा तो उसको हिंदुस्तान का जो कानून है, जो आईन है, उसके तहत उसको सजा दी जाएगी, और जो ऐसा कह रहा है उसको हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे? तो हाँ। देखिए, ये दलितों का जब मुद्दा था, दलितों के ऊपर जब अत्याचार हो रहे थे तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा था, मगर ये सच है कि मुस्लिम तबके के साथ जब अत्याचार होता तो वो खामोश रहते हैं, ये सच है। पे कुछ कहा था क्या? हाँ, मॉब लिंचिंग जो हो रही है, मैं वही बोल रहा हूँ, मैं वही कह रहा हूँ कि जब दलितों के ऊपर हमले हो रहे थे तो प्राइम मिनिस्टर ने आकर के बाकायदा ये बात कही थी कि ये नहीं होने चाहिए और पहला हमला मेरे ऊपर हो, मगर जब मुसलमानों के साथ ये जातियां हो रही थी वो खामोश ही थे, ये सच्चाई है। और अभी अगर आप उत्तर प्रदेश की बात, वहां के जो मुख्यमंत्री है, अभी बात हुई कि जब कोई भी आदमी किसी ओहदे पे आ जाता है तो उसको कास्ट, कलर, ग्रीड तबके से हट करके काम करना चाहिए। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के एक नहीं 100 बयानात आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। आसाम के मुख्यमंत्री हैं, आसाम के भी हैं, वैसे ही बिल्कुल ठीक है। तो लोग जो बयान तो दे रहे हैं, तो आखिर उनको ये ताकत कहाँ से मिलती है? केंद्र सरकार है, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं, तो ये तो उनके ऊपर भी ये बात शायद होती है ना कि भाई आप भी कुछ बोलिए, हिंदुस्तान उनके तरफ तो देख रहा। और अगर ये बात करते हैं कि मुसलमान वोट नहीं देता है, तो ठीक है, एक अच्छा खाता तबका इनको नहीं देता होगा, इस बात को मैं खुले दिल से मानता हूँ कि मुसलमान की एक मेजोरिटी इनको वोट नहीं देती होगी, लेकिन वोट इनको मिलता है। और इनके सहयोगी दल, अगर हम बिहार की बात करें तो जेडीयू में जितना वोट मुसलमान देता है, बिहार का मुसलमान, वो कहाँ जाते हैं? उसको ही पता होता है कि जेडीयू का मतलब बीजेपी को वोट देना, वो बीजेपी के साथ जाएंगे। तो मुसलमान, ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में बहुत सारी जगह डायरेक्ट वोट मिलता है, बहुत सारी जगह इनडायरेक्ट वोट मिलता है, बिल्कुल सच बात है ये। ठीक है, जेडीयू की सरकार, ठीक है, वो अपने कोटे से नहीं, जेडीयू के हालत यहाँ बिहार में ये है कि उनके यहाँ अल्पसंख्यक। जियाउल हसन साहब कुछ कहेंगे आखिर में? ठीक है, कोई सजेशन होगा आपका जियाउल हसन साहब? हाँ, मैं ये कहना चाहता हूं तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को, हाँ, तमाम पॉलिटिकल पार्टियों में, मुल्क में जब तक ये नफरत का माहौल रहेगा, इससे मुल्क कहीं आगे नहीं बढ़ेगा। बल्कि प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से कहा कि विकसित भारत का ख्वाब हम शर्मिंदे ताबीर करना चाहते हैं, उसके लिए तमाम कम्युनिटी को और तमाम लोगों को लेकर चलेंगे, तभी ये देश आगे बढ़ेगा और देश तरक्की करेगा। बिल्कुल, 2047 का नारा है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का, और ये सपना है कि तब तक हम विकसित भारत बन जाएंगे। और जाहिर तौर पर विकसित भारत बनने के लिए तमाम लोगों को मिलजुल करके काम करना ज़रूरी है, तमाम लोगों को साथ लेकर चलना ज़रूरी है, मगर ये जिम्मेदारी सिर्फ बीजेपी की नहीं है, ये तमाम पॉलिटिकल पार्टियों की है। और ये भी सच है कि जो ज़्यादा दावा करती है, ज़्यादा जो है वो जिनको वोट मिलते हैं, उनकी शायद जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ जाती है, मगर जो हुकूमत में है उन्हें धार्मिक तौर पर, सामाजिक तौर पर या भाषा के नाम पर भेदभाव करने का कतई मतलब ना तो संविधान इजाज़त देता है और ना उन्हें वैसा करना चाहिए। और जहाँ तक मुस्लिम नुमाइंदगी की बात है, मुस्लिम जो है वो क़यादत की बात है, मुस्लिम तबके को ये शिकायत रही है कि क़यादत और नुमाइंदगी पहले के मुकाबले कम हुई है। तो क्या रास्ते हो सकते हैं, उस पर हमने बातचीत की, और उन रास्तों को इख्तियार करके जिसकी जितनी हिस्सेदारी है, जिसकी जितनी आबादी है, जिसकी जितनी, उसके मुताबिक उसे सियासत में ज़रूर नुमाइंदगी मिलनी चाहिए। बहरहाल मैं तमाम मेहमानों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, तमाम नाज़रीन का भी शुक्रिया। फिलहाल मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।